तो ठीक है बेटा, आप हेडिंग करो प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई। ठीक है, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पूरी बातें जान गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक प्रकार का आइसोमरिज्म है जो स्पेस आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स है ना। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों होता है बेटा? कनेक्टिविटी डिफरेंस के कारण होता है या स्पेस में अरेंजमेंट डिफर के कारण होता है? कनेक्टिविटी डिफर के कारण होगा या स्पेस में अरेंजमेंट के डिफरेंस के कारण होता है? स्पेस में अरेंजमेंट के डिफरेंस के कारण होता है। यहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्कुल एक सा रहेगा, ठीक है, केवल स्पेस में अरेंजमेंट डिफर कर जाएगा तो वह स्टीरियो आइसोमर्स होता है। और स्टीरियो आइसोमर्स का ही एक प्रकार है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हमने कंडीशन देखा है कि कैसे मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका सिस या ट्रांस एग्जिस्ट करता हो या फिर ई और जेड एग्जिस्ट करता हो। अब ई और जेड और सिस और ट्रांस कैसे पता लगेगा एग्जिस्ट करता है? तो हमारे पास कुछ एक ट्रिक था, उस ट्रिक में 3 बातें हमने सीखा था। कौन कौन सी बात बेटा? बैठ जाओ, आ जाओ। उस ट्रिक में 3 बातें हमने सीखा था। कौन कौन सी बातें थी? इसको उठा के इधर रखिए। क्या है? प्रसाद है। चलिए इसको उठा के यहाँ पे रखिए। बेल्ट लगाने दीजिए, बच्चा आएगा तो बैठे जाता। ठीक है, मैं बोल दूंगा। क्या ख्याल है? ये निकल रहा है इसमें से। इसको बर्बाद करते हैं, इसमें लगा हुआ है। अब चिपा जाए, नहीं छोड़ो, इतना तो फेंकना बनता है। तो चलो, कहाँ थे हम? सिस ट्रांस कैसे पता लगेगा? तो उसके 3 हमारे पास तरीके थे। पहला तरीका क्या था? सिस ट्रांस नहीं बेटा, पहला तरीका था कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। जीआई शो करने की कंडीशन पढ़े थे ना, तो जीआई शो करेगा तभी तो सिस ट्रांस होगा, या ऐसे बोलो सिस ट्रांस शो करेगा तभी जीआई होगा। तो पहला तरीका हमने सीखा क्या कि रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा था इंडिविजुअल टर्मिनल पर लगे हुए वैलेंसीज आपस में डिफरेंट होने चाहिए। तीसरा कंडीशन था कि इंडिविजुअल टर्मिनल पर लगे हुए वैलेंसीज सेम प्लेन में होने चाहिए। दोनों इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे, दोनों टर्मिनल्स पे लगे हुए वैलेंसीज सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, ये सब हमको आ गए। अब भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोले तो एक आइसोमर है। और आइसोमर्स क्या होता है सर? ऐसे कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होती है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। रियल डेफिनेशन। ठीक है बेटा, अब ये प्रॉपर्टी डिफरेंस 2 तरीके से हो सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट होगा बेटा? स्ट्रक्चर में डिफर के कारण। स्ट्रक्चर में डिफर के कारण, और ये स्ट्रक्चर डिफरेंस 2 तरीके से हो सकते हैं। एक कनेक्टिविटी डिफर कर जाए और एक में स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंसेस हो जाए। ठीक है, तो सर जो रियल डिफिनेशन है आइसोमर्स होने का हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो बेटा जीआई भी तो एक प्रकार का आइसोमर ही है। तो जो 2 कंपाउंड होंगे सिस और ट्रांस, उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज डिफरेंसेस होंगे? हाँ सर, अब ये जरा सा देखिए सर, जीआई बोले तो आइसोमर बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे होता है सर? स्ट्रक्चर डिफर कर जाए। स्ट्रक्चर डिफर 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन तरीका है सर? पहला तरीका है कि कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट होने से जो आइसोमर एराइज होता है उसको हमने क्या नाम रखा था? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और जो स्पेस में ओरिएंटेशन के कारण डिफरेंस होते थे, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर डिफरेंस होते थे, उसको बोला गया स्पेस या स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स के 2 तरीके हमें पढ़ने हैं, 2 प्रकार पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। अभी हम इस पे रुके हुए हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स की कोई चर्चा नहीं है। ओआई एंड जीआई। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेटा आखिर है तो आइसोमर ही। आखिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? आइसोमर ही है।
तो सर इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। अब बेटा आइसोमर्स में कैसा है, स्टीरियो आइसोमर्स है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज डिफर करता है कौन सा आइसोमर का, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी ही अलग है। यहाँ पे कनेक्टिविटी तक भी सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी तक भी सेम है, क्या डिफर करेगा, स्पेस में ओरिएंटेशन डिफर करेगा। तो मतलब कि डिफरेंसेस यहाँ काफी कम है स्ट्रक्चरल लेवल पे भी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं देखे जाते। तो भाई कौन कौन से प्रॉपर्टीज डिफर करते हैं, वही चीजें हम पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम से। लिखिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, जो हमारे सिलेबस में है वह पहला, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट की तुलना करेंगे, डाइपोल मोमेंट। दूसरा है बेटा हम उसकी बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हम मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा करेंगे। चौथा हम उसकी एस्टेबिलिटी की चर्चा करेंगे। और फिफ्थ नंबर बेटा हम थोड़ी सी उसकी सोलबिलिटी की भी चर्चा करेंगे। कहां पर सोलबिलिटी बेटा, वाटर में। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये पांचों प्रॉपर्टीज, कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन से हम इनकाउंटर करेंगे, कौन कौन से संज्ञान में लेंगे, वो यही है, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड सोलबिलिटी इन वाटर। सॉरी। तो सबसे पहले आप हेडिंग पुट कीजिए डाइपोल मोमेंट। आपको अच्छा वो MS चौहान वाली बुक लेके आया तुमने, तो उसको लेके आना। बच्चे आप लोगों के पास MS चौहान का बुक है, नीट वाली है, नीट वाली है कि जेई वाली है, नीट वाली है, ठीक है। तो नीट वाली है बेटा, तो 284 नंबर से स्टार्ट है ना बेटा, 284 और 296 तक है, 95 तक। ये इससे यहां से यहां के बीच में क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा कन्फर्मेशनल के। ये आपको करना है बैठ करके, अभी घर नहीं जाना है, इन्हीं की 1.5 घंटे के बाद 1 घंटे बाद में छुट्टी दे दूं, घर चले जाना है ना। बुक एक ये ला देगा, एक बुक इस सबके पास है, एक बुक वो बच्चा ला लेगी, 2 बुक लोगे और एक भी बुक से हो जाएगा, फोटो खींच के रख लोगे अपने सामने। और ये अभी क्लासरूम में बैठ के करना है। और तुम लोग फर्स्ट वन क्वेश्चन से स्टार्ट किया नहीं किया था, करो उसको, है ना। तो अभी तो तुम लोग भी बेटा ये बनाओगे, है ना। ये लगभग 10-12 क्वेश्चन है, तो 10-12 क्वेश्चन काफी कंफर्मेशनल जो हमने सीखा था वो खत्म हो जाएगा। कंफर्मेशनल के बाद तुरंत जीआई में हाथ लगा लेंगे, जीआई भी हमने लगभग खत्म कर रखा है बेटा। तो सबसे पहले आप हेडिंग पुट ऑन करिए डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट सर, तो इसके बारे में चर्चा हुआ ना बेटा। डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल क्या होता है सर, टू वेरी स्मॉल एंड इक्वल चार्जेस इन अपोजिट मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। नहीं समझ में आया बेटा, चलो ये थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट जानने के लिए बेटा डाइपोल जानते हैं। क्या होता है डाइपोल, आपके कॉपी में डिफिनेशन लिखाया गया है, टू वेरी स्मॉल चार्जेस, वेरी स्मॉल चार्जेस कैसे चार्ज होंगे, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, ये प्लस और ये माइनस। टू वेरी स्मॉल चार्जेस, स्मॉल चार्जेस को बेटा डेल से हम लिखते हैं, तो ये डेल प्लस और डेल माइनस। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन चार्ज। मैग्नीट्यूड जितना प्लस है उतना ही माइनस है, लेकिन चार्ज अलग अलग होगा, प्लस और माइनस। सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इस यहां से और यहां के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वह बहुत कम होनी चाहिए। इज
कॉन्स्टिट्यूट्स ए डाइपोल। ऐसी सीन कहीं भी बनेगा तो हम उसको डाइपोल बोला करेंगे। और ये डाइपोल की जो कैपेसिटी होती है, डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है, क्षमता होता है, उसी को हम लूज सेंस में डाइपोल मोमेंट बोला करते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं बेटा? म्यू से। ठीक है। और म्यू इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, क्यू मल्टीपल डी, चार्ज और ये जो डी बोले तो एक्स है ना। तो चार्ज तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ साइन डिफरेंसेस हैं। तो चार्ज किसी का ही पता रहेगा, हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख देंगे, इनटू डी रख देंगे, हमें डाइपोल मोमेंट पता चल जाएगा। इसको बड़ी एक्सप्लेन करेंगे हम बेटा केमिकल बॉन्डिंग में। इनऑर्गेनिक में हम जब पढ़ाएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें हम पूरी चीजों को संज्ञान में लेंगे। अभी हम अपने काम भर चीजें जो हम पीछे जान चुके हैं उसी को काम करेंगे। मान लो कि बेटा H और Cl, क्या यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा? तो सर कहां कहां डाइपोल क्रिएट होता है? जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस मिल जाए। अगर एक बॉन्ड से दो एटम जुड़े हुए हों और दोनों एटम सेम नहीं रहे, बोले तो सेम नहीं होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस आने की संभावना है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है? 2.2 या 2.1। क्लोरीन का कितना होता है? 3.0। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 और इसकी 2.1, तो अगर मैं डेल्टा EN निकालूं इन दोनों का तो आएगा ना बेटा 0.9। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस है, जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस हो जाते हैं वहीं पर डाइपोल का क्रिएशन हो जाता है, जनरेशन हो जाता है, वहीं पे डाइपोल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ाया गया है, तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस हो जाए वहीं पे डाइपोल हमारा जनरेट हो जाता है। तो जैसे अब बताओ ब्रा, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इथेन है रे, इथेन है। क्या यहां पे डाइपोल क्रिएट हुआ? नहीं हुआ, नो डाइपोल। डाइपोल नहीं है बोले म्यू 0 है। लेकिन अगर मैं बात करूं HCl, क्या डाइपोल हुआ? यस सर, म्यू नॉन 0 होगा। कुछ होगा? म्यू क्यू इंटू डी निकालेंगे, वो निकलेगा। ठीक है। तो हम डाइपोल जानते हैं सर। डाइपोल का क्या मतलब होता है कि सर अगर कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होगा वहां पे डाइपोल एक्सपीरियंस हो जाएगा, डाइपोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब हमें तो इस डाइपोल मोमेंट के हर प्रकार के कंपाउंड में भी पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कैसे मॉलिक्यूल में पढ़ रहे हैं? जो GI शो कर रहा हो। GI शो बोले तो सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। तो चलिए हम अपने बिल्कुल हम कंसंट्रेटेड रहेंगे, तीन कंसंट्रेटेड रहेंगे अपने क्षेत्र में, और हमारा क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ GI के बारे में है। तो बेटा डाइपोल मोमेंट म्यू। अब हमें पता करना है एक ऐसा कंपाउंड, इस कंपाउंड के बारे में बताओगे क्या क्या है? GI शो करेगा? अब तो तुरंत बोलना चाहिए हाँ या ना, इतना देर क्यों लग रहा है? यस। कौन सा है बेटा? सिस है। एक कंपाउंड ऐसे है, ये ट्रांस है। ये दोनों आपस में क्या है बेटा? एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं क्या? एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ये सिस ट्रांस हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि इनकी डाइपोल। तो बेटा डाइपोल जो होता है फिजिक्स में या एक्चुअल जो होता है बेटा उसकी थोड़ी सी अलग सेंस होती है ना। लेकिन हम केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे वह इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में डाइपोल का डायरेक्शन दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट बोल लूं मैं यहां पे, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा बॉन्ड में। अब ये बॉन्ड है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी है? sp3। ये भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बन की हाइब्रिडेशन कितना है? sp2। आप जानते हैं बेटा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन कार्बन होता है? बोलना चाहिए बेटा। sp3 और sp2 दो प्रकार के कार्बन आ गए ना। अब ये सेम कार्बन तो है नहीं। अब ये sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.75 कि 2.75, 2.75। कुछ भी पढ़ा के तुमको चला जा सकता है। 2.7। ये sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5। ठीक है बेटा, 2.5, 2.75। बताओ कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ कि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होगा? यस। तो
तो डाइपोल का डायरेक्शन भी हम इधर से इधर कराएंगे, और डाइपोल के डायरेक्शन को दिखाने का बेटा एक एरो दिखाते हैं और उस पर एक ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ मुड़ा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये हमारी केमिस्ट्री में होता है। लेकिन अगर रियल पूछा जाए बेटा तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स वाला पोर्शन तो हमारा है नहीं। ठीक है, हम अपने काम की बातें जानेंगे कि सर हमारे पास जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस बॉन्ड में किधर से किधर है, sp3 कार्बन टू sp2 कार्बन, और sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो हमारा डाइपोल का भी डायरेक्शन ये हो गया। एंड डाइपोल मूवमेंट म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये बताया गया है? डाइपोल मोमेंट पढ़ाया नहीं पढ़ाया? मैंने नहीं पढ़ाया क्या? डाइपोल मोमेंट पढ़ाया है, ठीक है। फिर यहां पे भी बेटा सेम बिल्कुल यस। अब ये दो वेक्टर को स्पेस में आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ये वेक्टर यहां पे इसको यहां भी दिखा सकते हो, ये वेक्टर यहां पे इसको यहां भी दिखा सकते हो, पीछे भी ले आ सकते हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए बेटा। पैरेलली जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप इसको ले जा सकते हो, यहां पे रख सकते हो। पैरेलल है, पैरेलल है। तो अब इस दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना है। फाइनल हमें म्यू नेट चाहिए। तो म्यू नेट क्या होगा, तो इसको उठा करके आप टेल टू टेल एडिशन करते हैं ना, तो इसको उठा करके इसके टेल पे रखना होगा, पैरेलली आप लेके यहां पे रख दो। ठीक है, कुछ एंगल बनेगा, है ना। मतलब कि यहां पे म्यू जो होगा बेटा वो म्यू नेट जीरो नहीं आ रहा है, म्यू नेट नॉन जीरो आएगा। हाँ है ना। मतलब कि इस कंपाउंड में इस बॉन्ड का तो मोमेंट है ही, इस पूरे कंपाउंड का भी कुछ डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। ठीक है, म्यू यहां पे जीरो नहीं है। यहां पे मैं क्यों बुलाया, क्योंकि ये बेटा थोड़ा सा टफ होता है। जो बच्चे आ गए अच्छा है, जो बच्चे नहीं आए तो मुझे लगता है कि कुल 60 बच्चों में यही पढ़ने वाले चेहरे हैं जो हमारे सामने उपलब्ध है ना। कुछ और भी होंगे जो मजबूरी में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ और होंगे। कोई मजबूरी नहीं बेटा, आपको यहाँ पे शामिल होना चाहिए था, है ना। चलिए इसकी आ जाइए बेटा, कहां से कहां, ये sp2 sp3 इधर से इधर होगा क्या, इसमें कहां से कहां सर पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं बेटा। यस, ये भी जो डाइपोल आ रहा है sp2 कार्बन और sp3 कार्बन के कारण आ रहा है, यहां भी sp2 कार्बन और sp3 कार्बन के कारण आ रहा है। मतलब कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होने जा रहा है, हाँ है ना। तो इसको अगर मैं शिफ्ट करूं तो यहां पे देखो 180 डिग्री एंगल क्या हो जाएगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। मतलब कि म्यू नेट यहां पे जीरो आ जाएगा। सर ये हमारा ट्रांस था और इसका म्यू नेट जीरो आ गया, इसका म्यू नेट नॉन जीरो आ गया। तो किसकी म्यू ज्यादा होगी बेटा, म्यू ट्रांस की ज्यादा होगी या सिस की ज्यादा होगी, सिस की ज्यादा होगी। ये जीरो है ना, ये जीरो के अलावा कुछ है, तो आप लिख लो फटाफट। आप जरा सा इस पे क्या करना कि बॉइलिंग पॉइंट में हमें इसी मॉलिक्यूल का तुलना करेंगे सिस ट्रांस का ही, मेल्टिंग पॉइंट भी तुलना करेंगे, तो इसका भी आप ढांचा बना के रखना, ठीक है। ताकि एक बार मैं दोबारा इसको नहीं लिखना पड़े, जब मैं मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा तो इस कंपाउंड को फिर से मैं वहां पे आपको जवाब देना पड़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर दूं मैं, आप कर लोगे, है ना। हमें क्वांटिटेटिव आंसर नहीं करना है। क्वांटिटेटिव माने हमें इसका आंसर नहीं देना है कि म्यू कितना होगा, हमें बस इतना पता करना है कि इसका म्यू होगा और इसका म्यू नहीं होगा, है ना। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। बस हमें उसकी गुण देखना है कि इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है और इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है, कितना है वो हमारा कंसर्न नहीं है कि नहीं है ये हमारा कंसर्न है, ठीक है। और है तो भाई किसकी ज्यादा होगी, सिस और ट्रांस में किसकी ज्यादा होगी।
ये दिया करेगा। कौन सा फॉर्म है बेटा? इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा बेटा? ट्रांस। और ये हमारा फ्लोरीन। बताओ इसमें म्यू बताओ, हमें बताओ म्यू ऑफ सिस और म्यू ऑफ ट्रांस में किसकी ज्यादा होगी? तो कुछ नहीं करना सर, वही जो हमने सिखाया वही करना है। बताओ अब तो ये sp2 कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी 2.7 है, इसकी 4.0। बेटा फ्लोरीन है ना। अब पक्का ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस बॉन्ड में किधर से किधर होगा? मतलब कि डाइपोल का डायरेक्शन हम ऐसे दिखाएंगे, वेरी सिमिलर टू दिस। अब इन दोनों को मैं पैरेलली तो शिफ्ट कर ही सकता हूं बेटा, यहां पे लाके इसको रख दूंगा, तो इधर ये जा रहा है, इधर ये जा रहा है, इसका डायरेक्शन कहीं इधर होगा, तो म्यू नेट यहां पे निकलेगा सर, और म्यू नेट 0 नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आप देख लो बेटा, इधर ऐसे जा रहा है क्या और इधर ऐसे जा रहा है क्या? अब इसको मैं पैरेलली टेल टू टेल रखूंगा। अब ये इधर खींचेगा सेम मैग्नीट्यूड से, ये इधर खींच रहा है सेम मैग्नीट्यूड से, मतलब कि एक दूसरे को कैंसिलेशन में यहां पर भी है, तो यहां भी म्यू नेट 0 आ जाएगा। अब ये 0 है, ये कुछ है, तो म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। अच्छा सर, हमें लग रहा है कि सिस का म्यू ज्यादा होता है ट्रांस से, है ना? ठीक है बेटा, कुछ मंतव्य बनाई जाए इससे पहले, पूरी आश्वस्त हो जाएगी क्या ये जो मैं बोल रहा हूं सत्य है? क्या सिस का हमेशा ज्यादा होगा ट्रांस से? ये हम चेक कर लेंगे। वो चेक कैसे करेंगे? कुछ अच्छे एग्जांपल्स की मदद से। हाँ, इसी कंपाउंड में बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे बाद में। जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो फिर मैं आपसे पेज टर्न करवाऊंगा पीछे, और आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, और इसी कंपाउंड का मैं मेल्टिंग पॉइंट भी पता करेंगे। चलेगा? सर लगे हाथ आप जरा इसे बनाएं। अब वो ऐसा है कि आप लोग के सीनियर वाले को एग्जाम है 12th का, है ना? और वो परेशान है बोर्ड पास करने के लिए। अब मैं उनको क्या पढ़ाऊं, मुझे खुद ही पता नहीं, क्योंकि मेरे खुद ही बोर्ड में बहुत कम नंबर आए थे। अब मैं उनको क्या पढ़ाऊं? तो बोल रहे सर बोर्ड का पढ़ाना है, तो उनको बोर्ड में क्या ही पढ़ा सकता मैं, मुझे तो कुछ नहीं आते। ये कौन सा है? ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ के जाओगे बेटा, होगी चीटिंग जम के, और आप कर लोगे। हाँ, और 12th क्लास की सिलेबस इसलिए पीछे रहा, जरा सा सुनो। आप अभी तैयारी कर रहे हो ना, इसी समय से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, है ना? दिसंबर के बाद मैं तो पहली बार दिसंबर 2021 में, यहाँ 2020 में आया ही था। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक बैच बनाया, तो बैच बना, वो बच्चे कुछ बच्चे उसको ज्वाइन किए हैं, जो मेजर बच्चे जो बच गए हैं वो बच्चे ज्वाइन किए हैं मैंने फरवरी में, फरवरी 21, फरवरी 21, क्योंकि वो उनका एक साल पूरा लॉकडाउन में चला गया था, फरवरी 21 में। और ये चल रहा है, मतलब कि आप समझो कि जनवरी से बंदी है, दिसंबर 21 तक। फरवरी से दिसंबर कितने महीने हो जाते हैं? अप्रोक्सी 10 महीने का टेन्योर है, 10 महीने का टाइम पीरियड है ना? अब इस 10 महीने में आप IIT एडवांस की बातें पढ़ा करके सिलेबस नहीं खत्म कर सकते, है ना? हाँ, कैसे बच्चों का खत्म किया जा सकता है? जो काफी इंटेलिजेंट हो उनकी खत्म की जा सकती है। जनरल मीडियोकर बच्चे में तो टाइम लगता है यार, अच्छे से पढ़ाई जाए तो उनके लिए टाइम लगता है, तो ये सिलेबस खत्म। हाँ, लेकिन फिर भी अगर मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करूं तो ऑर्गेनिक इसी टाइम पीरियड में अप्रोक्स 85% खत्म है।
है ना। इनऑर्गेनिक 50% खत्म है, 50% नहीं, इसको 60% ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक जो चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग होता है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है, वो बेसिक पढ़ाया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, पूरे वो मतलब कि वो ऐसा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जो कि प्रॉपर पढ़ाई होता है, जिसको एक एक क्वेश्चंस को टच करना, एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना। ये फिजिकल में 12th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 12th, ये 11 12 दोनों का है बेटा, ये फिर 12th का नहीं है, ये 11 12 दोनों का है, पूरे सिलेबस 11 12 का, आईटी एडवांस का सिलेबस। फिजिकल में मैं 12th क्लास का सिर्फ 12th क्लास पढ़ाया, और उसमें 5 चैप्टर में मैंने 3 चैप्टर खत्म कर रखे, है ना, चौथा पढ़ा ही रहा था, तब तक बच्चे इधर लॉकडाउन वगैरह लग गया, चले गए। तो मुझे लगता है कि इट्स गुड। अगर कोई माथा पकड़ के बैठे कि टीचर नहीं क्लास को सिलेबस खत्म किया तो वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ है। हाँ, अब मैं उनको बता रहा हूँ कि अभी क्या है कि एक तो नीट का जो बच्चे हैं उनको मई में एग्जाम देना है, जो जेई मेंस के उनकी भी अप्रैल में एग्जाम होगी। जेई मेंस वाले बच्चे, जो एडवांस वाले बच्चे हैं तो जो ये क्वालिफाई करेंगे वहीं इस पे पहुंचेंगे, तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए, वो आराम से आए एग्जाम दे करके, है ना। मुझे लगता है कि 20 फरवरी तक उनकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, 20 दिन तो काफ़ी होता है, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में, तो 10 फरवरी 11 फरवरी से मैं स्टार्ट करूंगा और पूरी चीज़ में ख़त्म करूंगा। ये जो भी बचे हैं 15% इसमें, 14% इसमें और 11th इसमें, तो 11th तो आपके साथ बच्चे कुछ कर ही रहे थे, है ना। जो जिन जो 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 पढ़ने वाले बच्चे थे, पढ़ने वाले तो बेटा 20 में 2 होता है ना, 10% भी रेशियो नहीं है ना। तो ये सीन था, और बच्चे पता नहीं अब मैं क्यों कराऊं उनको 12th की तैयारी। अब 12th पढ़ाने नहीं आता मुझे, अब वो गेस से बोलेंगे पढ़ा दो मुझे, अब गेस से पढ़ाने मुझे आता नहीं है ना। गेस में क्या है कि वो बेकार बेकार की चीज़ें लिख रखा है, अब वो मेरी दिमाग खराब होगी उसको देख के, तो मुझे आता नहीं, तो इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो हाँ, आप लोगों का है तो आप लोग एक प्रॉपर, जैसे कि इस समय उनकी ऑर्गेनिक का मैं फंडा नोमेनक्लेचर भी नहीं स्टार्ट किया था, और आप लोग अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग बहुत आगे हो, और आप लोग अभी तो आपके पास उनसे दुगुना टाइम है, तो आपके टाइम तक तो एकदम बहुत, एक बार नहीं 2 बार सिलेबस, मतलब कि एक बार तो पूरा ओवरऑल खत्म करूंगा, और एक बार ऐसे ही रिवीजन हो चुका रहेगा पूरे का। और एनसीईआरटी इस समय तक आपको 2 बार मैं पढ़ा चुका रहूंगा। एनसीईआरटी जो बुक है जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो 2 बार मैं पढ़ा चुका रहूंगा। तो बेकार का माथा क्यों खराब करूं, मैं उनके साथ क्यों परेशान हूं। मैं बोलता हूं कि बेटा जाओ आराम से, बिहार बोर्ड में खूब जम के चोरियां होती हैं, पढ़ के जाओगे तभी पछताओगे। अगर मान लीजिए तुम पढ़ के गए और आधा घंटा में कुछ कुछ क्वेश्चन लिख लिया आधा अधूरा, है ना, रट के जाओगे तो आधा अधूरा ही लिखोगे, पूरा तो पूरा लिखोगे नहीं। उसके बाद लगेगा वो पासपोर्ट घूमने बेंच टू बेंच। अब तो जो लिखा रहेगा या तो वो काटो, नहीं तो पछताओ कि हम बेकार लिख लिए। नहीं समझ रहे मेरी बात को। अब बेटा अब मान लो कि तुमने आधा लिख लिया किसी क्वेश्चन के बारे में, तब तक उस क्वेश्चन का ना चीट जिसको बोलते हैं तुम्हारे तक पहुंच गया, अब क्या करोगे, है ना। तो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर अनसिक्योरिटी आ जाएगी ना कि यार मैंने जो लिखा है उसका ग्रामर गलत है, कहीं टीचर काट ना दे। अब दोनों मिलाओगे तो और ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखे चुपचाप रहते, खट से आता खट से लिख लेते हैं, तो ज्यादा सिक्योरिटी आती तुम्हारे अंदर। क्या आता ही है, मतलब कि ऐसा कोई बोले कि बिहार बोर्ड में चोरी नहीं हुआ, मैंने भी दो एग्जाम का हिस्सा रहा हूँ, है ना, 10th एग्जाम और 12th एग्जाम, है ना। 12th के एग्जाम तो 2 बार दिया मैंने। पहले अब क्या होता है रे, बिहार में ही हो, और हम भी तुमसे बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं बहुत पुराना हूं मैं, 1960 में दिया था एग्जाम, ऐसा तो है नहीं। 2011 में मैंने दिया है बेटा, और 10 साल में कुछ बदल नहीं गया, और मानसिकता गंदी हुई है। और अब तो हो सकता है कि तुम घर से निकलो एग्जाम देने से पहले 1 घंटा पहले ही तुम्हारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हो, ये भी हो सकता है। तो तुमको गलत लोग दे दिया होगा, है ना, सही अपनी पहुंच बनाओ। चलो चलो ये देखते हैं बेटा, है ना। तो परेशान नहीं होना है हमें, जो हमारा जो मेन कंसर्न है वो जेई है, नीट है, उसके लिए परेशान रहना है। देख बेटा कैसे करोगे इसको, सी से
ये क्या है? ट्रांस है। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यार सिस ट्रांस देखने के लिए मिनिमम एक पेयर तो सेम चाहिए ना, तो यहां पे क्या सेम है? हाइड्रोजन सेम है और सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये सिस हुआ। यहां पर क्या सेम है? हाइड्रोजन सेम है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ट्रांस हुआ। समझ गए? तो सर ये सिस है, ये ट्रांस है। अब मुझे इसकी म्यू पता करना है, तो म्यू कैसे पता करेंगे? वेरी सिमिलर बेटा, ये sp3 और ये sp2 इधर ही होगा, इधर भी इधर ही होगा, ये दोनों ऐड होंगे क्या? म्यू ऑफ सिस नॉन जीरो होगा पक्का। इस बात से एग्री कर रहे हो बेटा? ये कटेगा नहीं ना, ये जुड़ेगा ही, जुड़ेगा तो जीरो तो नहीं होगा, जीरो से कुछ ज्यादा होगा। अब यहां पे आ जाइए, ये इधर होगा बेटा और ये इधर होगा, ये एक दूसरे को काट रहे हैं क्या? कैंसिलेशन है। म्यू ट्रांस जीरो बोल दूं? नहीं बेटा, है ना। जीरो कब होगा? जब मैग्नीट्यूड बराबर हो तब ना, है ना। ऐसा सोच कि मैं इधर से दौड़ रहा हूं और कोई मुझे इधर से ही धक्का देने आ जाए तो मेरी चाल तेज हो जाएगी, मेरी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मैं इधर से दौड़ रहा हूं और कोई उधर से आ जाए मुझे रोकने, तो अगर जितनी एनर्जी जितनी पावर मेरे में है उतनी ही पावर उसमें भी रहा तो मुझे रोक देगा बिल्कुल, मेरी दौड़ने का प्रभाव जीरो। लेकिन अगर मैं इधर से दौड़ रहा हूं और उधर से कोई आ रहा है लेकिन उसकी पावर कम है, यस, उसकी मतलब मुझे रोकने मेरे इतना पावरफुल नहीं है वो, तो फिर मैं उसको मैं हाल धक्का तो दूंगा, मैं बढ़ूंगा आगे लेकिन चाल स्लो हो जाएगी। यस, वेरी सिमिलर। यहां पे देखो ये और ये बेटा आया था, ये इधर खींच रहा था, ये इधर खींच रहा था और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम था, तो रिजल्टेंट जीरो आ गया। यहां पे क्या दिख रहा है बेटा? ये जो है ये इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, लेकिन इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर ये CH3 है और ये C2H5 है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी। म्यू जीरो अगर कोई कहे तो ये गलत बात है, म्यू ट्रांस यहां भी नॉन जीरो होगा, हाँ है ना। लेकिन हाँ ये तो तय बातें हैं, जो ये सपोर्ट कर रहा था यहां पे रोकने वाला आ गया, तो यहां भी ये तय बातें हैं सर कि म्यू सिस का जो होगा ना वो अब बड़ा होगा म्यू ट्रांस से, हाँ या ना। अगर म्यूसिस ट्रांस में पता हो गई तो आप मुझे ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट सिस और बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस, आप अभी बस बिल्कुल खांचा बना के रखें। इस गैप को मैं भरूंगा बाद में, है ना, जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा लूंगा तब, और जब मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा लूंगा तब। सर आप बेकार थक रहे हो, कुछ भी हो लेकिन म्यू सिस ज्यादा ही होता है म्यू ट्रांस से, क्या ये सही बात है? नहीं, है ना। अभी सर अब तो हमको लग रहा है 3 क्वेश्चन में म्यू सिस ज्यादा आ रहा ट्रांस से, लेकिन बेटा बस ये क्वेश्चंस का मेरिट रहा कि म्यू सिस ज्यादा हो गया ट्रांस से। हमेशा ये हो इसकी सत्यता नहीं है, हमेशा ऐसा ही हो इस बात की आप गारंटी नहीं ले सकते। सर कुछ ऐसा क्वेश्चंस बताओ जो आपकी बातों को सत्य बना रहा हो, कुछ ऐसा क्वेश्चंस बताओ जो आपको प्रूफ कर रहा हो कि हाँ म्यू सिस हमेशा बड़ा नहीं होगा म्यू ट्रांस से। चलिए मैं देखता हूं। चलिए एक और एग्जांपल लिखा जाए। बताओ भाई, ये दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कौन सा फॉर्म है बेटा ये? हाँ कौन सा फॉर्म है ये? किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यहां दोनों हाइड्रोजन एक से, ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांस हो जाएगा। आप मुझे इसकी म्यू बताओ, म्यू सिस और म्यू ट्रांस कौन सी ज्यादा होगी? सर अभी तक क्यों परेशान हो रहे हैं? म्यू सिस ज्यादा कर दो म्यू ट्रांस से? नहीं सर, क्वेश्चंस देख करके, सर क्वेश्चंस देख करके अगर म्यू सिस ज्यादा हो जाए तो ठीक है। चलो यार ये बताओ कहां होगा इसकी डायरेक्शन? ऐसा होगा क्या? यहां पे बताओ, बराबर है। अब तुम लेकर के आओगे इसको पैरेलली, है टेल टू टेल रखोगे। वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं? टेल टू टेल करोगे, यहां पे
इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, है ना, मतलब कि रिजल्टेंट है इसका, मतलब कि म्यू नेट जो है वह जीरो नहीं है, नॉन जीरो है म्यू। यहाँ पे आ जाइए, तो ये इधर की डायरेक्शन इधर होगी क्या, और इधर की डायरेक्शन इधर होगी क्या, यस। अब बेटा ये सेमी डायरेक्शन में है क्या, ये तो इसको पुश कर रहा है, इसको आगे कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी म्यू नेट नॉन जीरो ही होगा, लेकिन सर अपना बुद्धि तो काम कर ही रहा है कि अब म्यू नेट इसकी ज्यादा होगी, यस। कैसे सर मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं क्या, हाँ बेटा, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे इसके पैरेलल ये रखोगे क्या, कुछ थीटा होगा यहाँ पे रखोगे, दूसरा वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ भी थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा 0 डिग्री और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री से बड़ा, मुझे लग रहा है कि अप्रोक्स 120 के आसपास होनी चाहिए, यस। तो वेक्टर को, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते बेटा, दो वेक्टर अगर ए और बी दो वेक्टर है, इनको ऐड करना हो, कैसे ऐड करेंगे, अगर ये थीटा डिग्री पे ओरिएंटेड है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, ठीक है बेटा। अब ये देख जरा, कॉस थीटा वैल्यू है ना इसमें, थीटा कॉस 0 डिग्री अगर मैं रखूं कितना वैल्यू होता है 1, कॉस 90 डिग्री 0, मतलब कि 0 से 90 जा रहा है, कॉस में थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है बेटा, तो वैल्यू घट रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब कि थीटा जितना बड़ा होगा कॉस थीटा उतना ही छोटा होगा, और ये जितना ही छोटा होगा रिजल्टेंट उतना ही छोटा आएगा, यस। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, कहाँ पे थीटा ज्यादा है, यहाँ पे थीटा ज्यादा है ना बेटा, तो जब थीटा ज्यादा होगा तो इसका रिजल्टेंट कम होगा, यस। तो ये म्यू नेट नॉन जीरो है, यहां भी जीरो नहीं है, यहां भी जीरो नहीं है, लेकिन सर ये तय बातें हैं कि अब म्यू सिस कम हो जाएगा म्यू ट्रांस से, तो आश्चर्य। तो क्या हम ये कंक्लूड कर लें कि म्यू सिस ज्यादा होता है म्यू ट्रांस से, क्या हम ये कंक्लूड कर लें कि म्यू ट्रांस ज्यादा होता है म्यू सिस से, नहीं सर, क्वेश्चंस के मेरिट तय करेगा कि म्यू किसकी ज्यादा होगी, किसी की भी ज्यादा हो सकती है। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, कैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यार। सबसे पहले बॉयल होना, बॉयल का मतलब क्या समझते हैं, कौन सोच रहा सर अंडा बॉयल खाते हैं, है ना, तो वो भी ठीक है, बॉयल है ना, लेकिन मतलब जनरली बॉयल का मतलब क्या होता है, तो बॉयल का मतलब होता है लिक्विड कन्वर्ट कर जाए गैस में, ठीक है, लिक्विड अगर बदल जाए गैस में तो हम चीजें बोलेंगे बॉयल कर गई। सर आखिर लिक्विड और गैस में क्या फर्क है, चलिए जरा देखते हैं। बिल्कुल 8th क्लास में आप पढ़े होंगे, ये मान लो कि कंटेनर है और ये भी हमारा कंटेनर है, 1 मोल H2O ले लेते हैं, कितना ग्राम होता है बेटा 1 मोल H2O, 18 ग्राम। अगर वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, तो ये जितना ये ग्राम में है उतना ही वैल्यू इसका ml में भी होगा, 18 ml। 1 मोल वाटर 18 ml होता है बेटा। अब 18 ml का वॉल्यूम समझ सकते हो कितना छेकेगा, ये बहुत हो गया, हाँ जी। लेकिन अगर मैं इसी को ये 1 मोल वाटर लिक्विड फेज में, 1 मोल वाटर गैसियस फेज में अगर मैं लूं, तो बेटा ये 18 ग्राम ही होता है, लेकिन इसका अगर वॉल्यूम मैं लूं तो 22.4 लीटर हो जाएगा। मतलब कि वो कितना जगह छेकेगा बेटा, 22.4 लीटर। अगर मैं ml में बोलूं तो 22,400 ml, मतलब कि ये पूरा जगह छेक लेगा। सर 1 मोल H2O में H2O के कितने पार्टिकल होंगे, Na पार्टिकल, Na बोले तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 H2O मोलेक्यूल्स होंगे। यहां भी उतना ही होगा, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, यही होगा।
मतलब कि उतनी ही पार्टिकल बेटा इतना दूर में कंसंट्रेटेड है और उतना पार्टिकल इतना दूर में फैले हुए हैं। मतलब कि इसके पार्टिकल एक दूसरे से काफी सटे हुए होंगे। यस, काफी सटे हुए बोले तो एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, काफी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच बॉन्डिंग काफी मजबूत रही होगी, तभी तो कम जगह में ऑक्यूपाई कर गए। जबकि इसके पार्टिकल बिल्कुल अलग अलग होंगे। यस, दुनिया के किसी भी चीज को लिक्विड से गैस में ले जाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टिकल्स को अलग अलग कर दो। यस, मतलब कि ये एक H2O मोलिक्यूल है, ये एक H2O मोलिक्यूल है, इसके बीच का जो अट्रैक्शन है बेटा, ये अट्रैक्शन है तो लिक्विड है और अट्रैक्शन खत्म हो गया तो गैस हो गया। ठीक है, मतलब कि हमें चीजों को बॉयल करना है तो हमें इस फोर्स के बारे में पढ़ना होगा। यस, इस फोर्स के बारे में पढ़ना होगा। हाँ, अब ये यहीं से हम इस फोर्स के बारे में तो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, है ना। चीजों के फिजिकल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स होता है दैट्स कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो भी वहां पे जिम्मेवार है, और जो 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 दो मॉलिक्यूल के बीच लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सर यहाँ पे दो प्रकार के फोर्स है, ये H2O है, ये H2O है, इन दोनों के बीच भी फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे सर एटम्स भी है, H है, O है, H है, ये O और H भी आपस में जुड़ा हुआ है, ये OH भी। ये जो बॉन्ड है बेटा मॉलिक्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं प्राइमरी फोर्सेस। और जो दो ये मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स है कॉल्ड प्राइमरी फोर्सेस, और ये मॉलिक्यूल के बाहर का फोर्स है कॉल्ड सेकेंडरी फोर्सेस। मतलब कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकेंडरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस एटम को बांधने के लिए जिम्मेदार होता है, सेकेंडरी फोर्सेस मॉलिक्यूल को बांधने के लिए जिम्मेदार होता है लूज सेंस में। ठीक है बेटा, अगर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड में कौन मजबूत है, ये वाली बॉन्ड मजबूत है ना। प्राइमरी फोर्सेस इसीलिए बोला गया है ना कि ये बॉन्ड बहुत मजबूत है। इसको ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, नहीं तो आयनिक बॉन्ड होता है, नहीं तो मेटालिक बॉन्ड होता है, और ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं। तो इसकी चर्चा तो मैं खूब करूंगा केमिकल बॉन्डिंग में। अभी आप बस इतना आप अपने सेंस को डेवलप कीजिए कि सर दो मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में है, इसका मतलब यही है कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा। अगर यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा लिक्विड का गुण आएगा। जिसमें जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे उसको गैस में बदल देना उतनी ही आसान होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से मैं सुधार कर रहा हूं थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट में। अगर बेटा दो मॉलिक्यूल हो और दो मॉलिक्यूल के बीच का ये फोर्स जितना मजबूत होगा उन्हें गैस में बदलना उतनी ही मुश्किल होगा, क्योंकि इनको तोड़ना बड़ा टफ होगा यार। अगर दो मॉलिक्यूल है और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है तो इनको अलग कर देना काफी आसान होगा। अब अलग कैसे करोगे बेटा, टेम्परेचर, इसको अलग करना है तो हीट दोगे ना, हीट दोगे। हीट क्या है, एनर्जी क्या करता है, स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन को कम करता है यार। हीट देने से इस मॉलिक्यूल में क्या बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनके बीच के अट्रैक्शन का फोर्स जो है वह कम हो जाएगा, चलेगा। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स ब्रेक कर सकता है। अब हीट दे रहे हैं, वहीं तो एक टेम्परेचर पे जाके तय हो जाएगा, उसी जब ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा उसी समय ये गैस में बदल जाएगा, और उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ या ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बोल सकता हूं मैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जितनी कम उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम। अब बात पता करना है सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच ज्यादा होता है। तो मान लो कि यहां पे A और B है, ये अलग अलग एटम है, तो यहां पे डेल्टा प्लस भी आएगा और यहां पे डेल्टा माइनस भी आएगा। अगर मान लो कि ऐसे ही एक कंटेनर में रखा गया है तो A B तो अकेले रहा नहीं होगा, बहुत सारे A और B रहे होंगे। तो A B यहां पे अब माइनस के पास कौन आएगा बेटा, प्लस A B, फिर यहां पे A B, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो देखो ये प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा क्या, इस प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा क्या, ये प्लस यहां पर भी अब क्या जुड़ेगा बेटा, B माइनस जुड़ेगा,
यहाँ पे प्लस के बगल में कौन आएगा, बी आएगा, जिस पे माइनस है ए आएगा, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है। तो जरा देखिए मोलिक्यूल एग्रीगेट, ए भी मोलिक्यूल था हमारा, लेकिन अब अट्रैक्शन किस में आ गया, इसके बीच, ये मोलिक्यूल और ये मोलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन आ गया। सर यहाँ पे ए भी मोलिक्यूल था, लेकिन अब ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, ये ए भी मोलिक्यूल था, अब ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। यस, तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इसके बॉन्ड को बढ़ा रहा है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है इस माइनस और प्लस के कारण। अगर ये माइनस, अब आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बोले तो ये चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ेगी। यस, अगर यहाँ पे ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस की जहां बातें हैं, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस, और डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा कब होगा, वह म्यू पे डिपेंड करेगा, डाइपोल मोमेंट। अगर ए और बी के बीच बॉन्ड है तो बेटा अगर इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंसेस हैं, तो यहां पे मान लो कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी, इस पे डेल्टा माइनस आएगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा। यस, अगर मान लो कि कोई कंपाउंड है एक्स और वाई के बीच बॉन्ड बना हुआ है, अगर इसमें इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो ये डेल्टा ज्यादा आएगा, इसमें डेल्टा प्लस ज्यादा आएगा। बेटा डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, डेल्टा प्लस भी ज्यादा होगा। अब बताओ इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा है, ए बी और एक्स वाई में किसकी ज्यादा होगी। बेटा जहां पे चार्ज की डिफरेंसेस ज्यादा, वहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इराइज ही हुआ था ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस ज्यादा होगा वहीं पे चार्ज ज्यादा होगा। यस, तो यहां इसकी डाइपोल मोमेंट जो है डीएम ज्यादा होगा। अब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो अगर ये कंटेनर में रखे होंगे तो ऐसे ही ढेर सारे मॉलिक्यूल रहे होंगे और ऐसा ही बना होगा, तो ज्यादा चार्ज को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो इसको बॉयल करना, मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूलर फोर्स होंगे, मॉलिक्यूल के बीच फोर्स बनेंगे, उनको ब्रेक करना बड़ा टफ होगा। यस, और जब ये टफ हो जाएगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगी। मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसमें म्यू ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज्यादा, है ना। तो कुल मिलाकर के बातें यहीं पे आगे खत्म हो जाती है। म्यू इज डायरेक्टली, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू जिसमें जितनी ज्यादा होगी, म्यू बोले तो डाइपोल मोमेंट जिसकी ज्यादा होगी उसी पे चार्ज ज्यादा होगा, और जितना चार्ज ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा तो उन्हें सेपरेट करना मुश्किल होगा। अगर तुमको सेपरेट करना ही है तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा लगानी होगी, हीट ज्यादा देनी होगी, बोले तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। यस, तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे आप एक ही लाइन लिखोगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है बेटा, लिख लो। अब मैं जरा रुकू, अब HF है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पता है बेटा इसकी तो कांस्टेंट हो जाएगी 2.1 सब में। फ्लोरीन 4.0, 3.0, 2.8, 2.5। बेटा कहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा, जैसे जैसे नीचे जाओगे म्यू की वैल्यू घटेगी ना, और म्यू की वैल्यू घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी घटनी चाहिए, घटती है। ठीक है बेटा, है ना। HF, HCl, HBr, HI, ये सब इसकी बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है, बोले तो गैसियस, HI गैसियस होगा ना। जरा आप इसको लिख लो, आप फटाफट लिख लो। मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट का यही सिद्धांत है सर, कि जहां पे जितना ज्यादा म्यू होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो बस समझने समझाने के लिए मैंने इतना कुछ किया। कुल बातें क्या निकल के आई सर, बॉइलिंग पॉइंट भी निकालना है ना तो अपन को म्यू देखना होगा, है ना। म्यू, जिस कंपाउंड का म्यू जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। और बच्चे जिनको ये ब्रॉडकास्ट मिलेगा वो अगले क्लास से क्लास का हिस्सा बने, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वीडियो को पॉज करके क्या चीज बातें बोल दी जाती है ना। इसमें हर कुछ आपको नहीं किया जा सकता ना, बहुत लोग देख सकते हैं, उसका निगेटिव यूज किया जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। बॉइलिंग पॉइंट में बस इतनी ही बातें हमें जाननी है। तो जरा सा आप पीछे का जितने क्वेश्चंस हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं क्या। जो म्यू का ऑर्डर वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बना ले खटाखट।
बातें कुल इतना है सर कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे पे चिपकेंगे, यस, स्टिकिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच, उनको अलग करना उतना ही मुश्किल होगा। और अलग करना अगर मुश्किल हो गया बोले तो उनको अलग करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगी। तो सर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, है ना। बेसिक आइडिया क्या है, हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल हायर द बॉइलिंग पॉइंट। मोलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी हाई होगी बेटा, हाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स हायर द बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा कहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलिक्यूल्स के बीच हाई होगी, जिनकी म्यू ज्यादा होगी, है ना। और मैं बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बेटा अब मॉलिक्यूल तो दो प्रकार के होंगे ना, कुछ मॉलिक्यूल होंगे पोलर, कुछ मॉलिक्यूल होंगे नॉन पोलर। जिसकी म्यू जीरो होंगी वो नॉन पोलर, और जिनकी म्यू नॉन जीरो होंगी वो पोलर। तो सर ये जो म्यू किसके लिए देखेंगे, फॉर नॉन पोलर, सॉरी फॉर पोलर। पोलर मॉलिक्यूल के लिए आप म्यू देखना, और अगर नॉन पोलर है तो वहां पे तो म्यू की वैल्यू जीरो होगी। अगर दो कंपाउंड दे दिया जाए दोनों का म्यू का जीरो हो जाएगा, तब कैसे देखेंगे, वहां पे सरफेस एरिया काम करता है। फॉर पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाँ बेटा, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बॉइलिंग पॉइंट पीछे वाले सबका लिखेंगे आप, सारे में डाइपोल मोमेंट कुछ है ना। अब एक में पोलर है एक में नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर वाला तो पक्का कम होगा। सिस है ट्रांस है, तो सर म्यू निकालेंगे, म्यू जिसमें जितनी ज्यादा आ जाएंगी उसमें। ये नॉन पोलर, दो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल दिया गया है तो उसके लिए हम सरफेस एरिया यूज करते हैं। अगर मान लो कि ऐसा हमें दे दिया जाए, ठीक है, ये बेटा क्या है, म्यू यहां पे क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, और ये क्या है, म्यू जीरो है। अब इन दोनों की तुलना करना है, तो एक में तो म्यू नॉन जीरो आ गया और एक में म्यू जीरो आ गया, तो म्यू किसका कम है बेटा, म्यू किसका कम है, ट्रांस वाले का कम है, सिस से। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ट्रांस का कम है सिस से, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस का कम हो जाएगा सिस से, ठीक है। अगर ऐसा दे दी जाए बेटा, ये अब यहां पे तो फंसते हुए दिख रहे हैं यार, इसमें भी म्यू क्या होगा, जीरो होगा, और इसका भी म्यू जीरो होगा, है ना। कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होंगे तब तो आप म्यू दिखाओगे। यहां पे सारे sp3 कार्बन ही है सर, म्यू इसकी भी जीरो इसकी भी जीरो। ऐसे केसेस में सरफेस एरिया काम करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मान लो कि अब देखो कोई मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया ये है और दूसरा मॉलिक्यूल भी उसी सरफेस एरिया का होगा तो बढ़िया से सट पाएगा। अब कोई मॉलिक्यूल है मान लो कि सरफेस एरिया इतना ही कम है तो दूसरे के लिए सटने का इतना ही जगह भूलेगा। अब यहां से ये हटाना ज्यादा आसान है या ये हटाना ज्यादा आसान है? जहां पे कम सरफेस एरिया होगा उसको हटाना काफी आसान होगा, बोले तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा इसकी सरफेस एरिया देखो ऐसे आ गई और इसकी सरफेस एरिया थोड़ा सा गोलाई लिए आ गई। कहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है? ऊपर वाले के लिए, है ना। ये हमारा 1 हो जाए, ये हमारा 2 हो जाए, ऊपर वाले का सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा? फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा 2 से।
सर कौन म्यू बताओ ना सर, भाई म्यू तो इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो, है ना? तो जहां से म्यू से डिस्टेंस बन रहा हो म्यू से डिस्टेंस बनाएंगे, जहां सरफेस एरिया से डिस्टेंस बन रहा है सरफेस, सर हम दोनों यहाँ पे लगाएंगे। देखिए सर म्यू जीरो है ना, बोले नॉन पोलर, सरफेस एरिया देखिए गलत हो जाएगा बेटा, यहाँ पे उसका, यहाँ पे इसका, फटाफट लिख लीजिए। तो बॉइलिंग पॉइंट का मैकेनिज्म, बॉइलिंग पॉइंट का साइंस पढ़े बेटा, है ना, कि सर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज को आप बॉयल कर सकते हैं, बशर्ते करना क्या होगा आपको, उनके मॉलिक्यूल्स या उनके एटम्स को अलग अलग कर देना होगा। फिर आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट बताना है बेटा।